नमस्कार, आप देख रहे हैं दे टीवी। मैं हूं आपके साथ ममता। एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। चलिए इंडिया दिस वीक कार्यक्रम की शुरुआत करते हैं, लेकिन उससे पहले नजर डालते हैं हेडलाइंस पर। खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग ने तार से बने गुड़ और नीरा के उत्पादन को प्रोत्साहन देने के लिए एक अनूठी परियोजना की शुरू। सैकड़ों लोगों को मिलेगा प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रोजगार। 17 जून को मनाया गया मरुस्थलीकरण दिवस भारत के लिए है बेहद ही चिंता का विषय। फूड, फीड, फाइबर, द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड रही इस साल की थीम। नेपाल में चल रहे विवाद के बावजूद भारत ने बढ़ाया मदद का हाथ। नेपाल के साथ एक समझौता ज्ञापन पर किया हस्ताक्षर। पशुपतिनाथ मंदिर परिसर के बुनियादी ढांचे में सुधार करने में मदद करेगा भारत। स्वीडिश थिंक टैंक ने SIPRI एयरबुक 2020 की लॉन्च। रिपोर्ट के मुताबिक भारत और चीन ने 2019 की तुलना में अपने परमाणु शस्त्रागार में की वृद्धि। आरक्षण को लेकर एक याचिका पर सुप्रीम कोर्ट का जवाब। आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं बल्कि है कानून। तमिलनाडु के मेडिकल कॉलेजों में OBC उम्मीदवारों के लिए कोटा को लेकर दाखिल की गई थी याचिका। देश का पहला राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन डिलीवरी पर आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज लॉन्च। भारत में शुरू हुई गैस की ट्रेडिंग। और कोविड-19 महामारी की चुनौती से लड़ने के लिए भारत सरकार का अहम कदम। PM वन धन कवरेज को बढ़ाया। ट्राइफेड का कवरेज भी 3 गुना बढ़ाने का रखा गया प्रस्ताव। और अब खबरें विस्तार से। KVIC ने नीरा एवं ताड़ गुड़ के उत्पादन के लिए एक अनूठी परियोजना का शुभारंभ किया है, जिससे देश में रोजगार की संभावनाएं बढ़ सके। खादी और ग्रामोद्योग आयोग ने नीरा और पाम गुड़ के उत्पादन के लिए एक अनूठी परियोजना शुरू की है, जिसमें देश में रोजगार पैदा करने की बहुत बड़ी संभावना है। 50 लाख से अधिक ताड़ के पेड़ वाले राज्य महाराष्ट्र के पालघर जिले के दहानू में आदिवासियों को स्वरोजगार के लिए नीरा के रूप में बढ़ावा देने और पारंपरिक टैपर्स के रूप में नीरा को बढ़ावा देने के उद्देश्य से परियोजना शुरू की गई है। KVIC ने नीरा के निष्कर्षण और 200 स्थानीय कारीगरों को पाम गुड़ बनाने के लिए टूल किट वितरित किए, जिन्हें KVIC द्वारा 7 दिनों का प्रशिक्षण दिया गया था। आपको बता दें, इस पहल से 400 स्थानीय पारंपरिक प्रशिक्षकों को प्रत्यक्ष रोजगार मिलेगा। आइए एक नजर नीरा और पाम गुड़ यानी गुड़ के बारे में। नीरा सूर्योदय से पहले ताड़ के पेड़ों से निकाला गया कई भारतीय राज्यों में खाया जाने वाला पोषक तत्वों से भरपूर स्वास्थ्यवर्धक पेय है। इसके अलावा ताड़ से पाम गुड़ का उत्पादन भी किया जाता है। ये आदिवासियों वाले इलाकों में एक महत्वपूर्ण उत्पाद है, जिसको प्रोत्साहन देने से इनकी आय और आजीविका में संवर्धन किया जा सकता है। नीरा और पाम गुड़ यानी गुड़ का उत्पादन और संभावनाएं। वर्तमान में देश में 500 करोड़ रुपए के पाम गुड़ नीरा का कारोबार होता है। कारोबार नीरा के व्यावसायिक उत्पादन के साथ कई गुना बढ़ने की संभावना है। हालांकि संस्थागत बाजार तकनीक की कमी के कारण नीरा का वाणिज्यिक उत्पादन और बड़े पैमाने पर विपणन अभी तक संभव नहीं हो सका था। देश भर में लगभग 10 करोड़ ताड़ के पेड़ है। इसके अलावा उचित विपणन द्वारा कैंडी, दूध, चॉकलेट, पाम कोला, आइसक्रीम और पारंपरिक मिठाई जैसे उत्पादों की एक विस्तृत श्रृंखला नीरा से उत्पादित की जा सकती है। एक नजर खादी और ग्रामोद्योग आयोग के बारे में। खादी और ग्रामोद्योग आयोग संसद के एक अधिनियम द्वारा सृजित विधि विहित संगठन है। अप्रैल 1957 में स्थापित इसने अखिल भारत खादी और ग्रामोद्योग मंडल से कार्यभार हाथ में लिया। आपको बता दें, ये संगठन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम मंत्रालय भारत सरकार के प्रशासनिक नियंत्रण में कार्यरत है। वहीं बीते 17 जून को विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस मनाया गया। ये वो प्रक्रिया है जिसमें जमीन खराब होकर अनुपजाऊ हो जाती है। आपको बता दें, मौजूदा समय में भारत मरुस्थलीकरण के संकट से जूझ रहा है।
मरुस्थलीकरण की चुनौती से निपटने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रयासों के बारे में जागरूकता बढ़ाने के उद्देश्य से इस दिवस को 25 साल पहले शुरू किया गया था, जो हर साल 17 जून को मनाया जाता है। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संधि कानून रूप से बाध्यकारी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ता है। 2019 में इस दिवस की थीम लेट्स ग्रो द फ्यूचर टुगेदर थी और वहीं साल 2020 की थीम फूड फीड फाइबर द लिंक्स बिटवीन कंजप्शन एंड लैंड रही, यानी भोजन, चारा एवं रेशों के लिए उपभोग और भूमि के बीच अंतर संबंध। आइए जानते हैं इस दिवस को मनाने की शुरुआत कैसे हुई। संयुक्त राष्ट्र संघ की आम सभा में 1994 में मरुस्थलीकरण रोकथाम का प्रस्ताव रखा गया, जिसका अनुमोदन दिसंबर 1996 में किया गया। 14 अक्टूबर 1994 को भारत ने मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन टू कॉम्बैट डिजर्टिफिकेशन पर हस्ताक्षर किए, जिसके पश्चात वर्ष 1995 में मरुस्थलीकरण का मुकाबला करने के लिए 17 जून को प्रतिवर्ष ये दिवस मनाया जाने लगा। एक नजर मरुस्थलीकरण क्या है। मरुस्थलीकरण जमीन के अनुपजाऊ हो जाने की ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जलवायु परिवर्तन तथा मानवीय गतिविधियों समेत अन्य कई कारणों से शुष्क, अर्धशुष्क और निर्जल अर्धनम इलाकों की जमीन रेगिस्तान में बदल जाती है। इससे जमीन की उत्पादन क्षमता में कमी होती है। मरुस्थलीकरण एक तरह से भूमि क्षरण का वो प्रकार है जब शुष्क भूमि क्षेत्र निरंतर बंजर होता है और नम भूमि भी कम हो जाती है। साथ ही साथ वन्य जीव और वनस्पति भी खत्म होती जाती है। इसकी कई वजह होती है। इसमें जलवायु परिवर्तन और इंसानी गतिविधियां प्रमुख हैं। शुष्क भूमि पारिस्थितिकी जो विश्व के 1/3 क्षेत्र में विस्तृत है, अतिशोषण तथा अनुपयुक्त भूमि उपयोग के लिए बेहद संवेदनशील होती है। गरीबी, राजनीतिक अस्थिरता, वनों की कटाई, अतिवृष्टि तथा खराब सिंचाई प्रथाएं, ये सभी भूमि की उत्पादकता को कम करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। आइए एक नजर डालते हैं मरुस्थलीकरण को रोकने के लिए संयुक्त राष्ट्र अभिसमय यानी UNCCD के बारे में। UNCCD की स्थापना वर्ष 1994 में की गई थी। मरुस्थलीकरण से निपटने के लिए संयुक्त राष्ट्र संघी कानूनी रूप से बाध्यकारी एकमात्र अंतर्राष्ट्रीय समझौता है जो पर्यावरण और विकास को स्थायी भूमि प्रबंधन से जोड़ता है। रियो पृथ्वी सम्मेलन के बाद इस अभिसमय के लिए वार्ताएं शुरू हुई। UNCCD की स्थापना रियो पृथ्वी सम्मेलन के एजेंडा 21 के अंतर्गत की गई थी। आपको बता दें, अभिसमय को सार्वजनिक करने के लिए वर्ष 2006 को अंतर्राष्ट्रीय रेगिस्तान और मरुस्थलीकरण वर्ष घोषित किया गया था। UNCCD विशेष रूप से शुष्क, अर्धशुष्क और शुष्क उप-आर्द्र क्षेत्रों को संबोधित करता है, जिसे शुष्क भूमि के रूप में जाना जाता है। अभिसमय का प्रमुख उद्देश्य है सभी स्तरों पर प्रभावशाली कार्यवाहियों के माध्यम से सूखे और मरुस्थलीकरण की गंभीर समस्याओं से जूझ रहे देशों में इन समस्याओं के प्रभाव को कम करना। भारत में पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय इस अभिसमय के कार्यान्वयन के लिए नोडल मंत्रालय है। ये विषय भारत के लिए एक चिंता का विषय है। सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट द्वारा जारी स्टेट ऑफ एनवायरनमेंट इन फिगर्स 2019 की रिपोर्ट के मुताबिक 2003-05 से 2011-13 के बीच भारत में मरुस्थलीकरण 18.7 हेक्टेयर तक बढ़ चुका है। वहीं सूखा प्रभावित 78 में से 21 जिले ऐसे हैं जिनका 50% से अधिक क्षेत्र मरुस्थलीकरण में बदल चुका है। देश की 80% से अधिक निम्न भूमि सिर्फ 9 राज्यों में है, जिनमें राजस्थान, महाराष्ट्र, गुजरात, जम्मू और कश्मीर, कर्नाटक, झारखंड, ओडिशा, मध्य प्रदेश और तेलंगाना है। आइए जानते हैं मरुस्थलीकरण के कारण भारत में कौन कौन से क्षेत्र सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। सलमेर, राजस्थान 2011 से 2013 के दौरान 92.96% और 2003 से 5 के दौरान 98.13%। वहीं लाहौल और
स्पीति हिमाचल प्रदेश में 2011-13 में 80.54% और 2003-05 के दौरान 80.57% रही। वहीं कारगिल जम्मू और कश्मीर में 2011 से 13 के दौरान 78.23% और 2003-05 के दौरान 78.22% रही। अब एक नजर डालते हैं आखिर वो कौन से मुख्य कारण हैं जिनकी वजह से भारत में मरुस्थलीकरण की चिंताएं बढ़ती जा रही है। पानी का क्षरण जो 10.98% है, पवन द्वारा कटाव जो 5.55% है, मानव निर्मित फिर बस्तियां 0.69%, वनस्पति का क्षय 8.91%, लवणता 1.12%, वही अन्य 2.07% है। मरुस्थलीकरण व सूखा से मुकाबला करने के लिए विश्व मरुस्थलीकरण रोकथाम दिवस वैश्विक स्तर पर जन जागरूकता फैलाने का एक ऐसा प्रयास है जिसमें अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर सहयोग की अपेक्षा की जाती है। वहीं नेपाल से चल रहे भारत के विवाद के बीच भारत ने पशुपतिनाथ मंदिर के इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। आपको बता दें, यहां पर मंदिर परिसर में स्वच्छता केंद्र का निर्माण किया जाएगा। भारत और नेपाल ने 15 जून 2020 को पशुपतिनाथ मंदिर परिसर के बुनियादी ढांचे में सुधार हेतु एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। नेपाल को संघीय मामलों के मंत्रालय और भारतीय दूतावास के बीच समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आपको बता दें, भारतीय दूतावास की ओर से जारी बयान के अनुसार इसे नेपाल भारत मैत्री विकास साझेदारी के तहत उच्च प्रभाव वाली सामुदायिक विकास परियोजना के तौर पर वित्तीय मदद दी जाएगी। पशुपति क्षेत्र विकास ट्रस्ट ने अक्टूबर 2019 में परियोजना प्रस्ताव दूतावास को भेजा था। नेपाल से चल रहे तनाव के बावजूद भारत ने यहां विश्व प्रसिद्ध पशुपतिनाथ मंदिर परिसर में 2.33 करोड़ रुपए की लागत से स्वच्छता केंद्र के निर्माण की प्रतिबद्धता जताई है। भारत ने स्वच्छता केंद्र के लिए 3.72 करोड़ नेपाली रुपए की आर्थिक सहायता देने की प्रतिबद्धता जताई है। इसका क्रियान्वयन काठमांडू महानगरीय शहर नेपाल सरकार के निर्धारित नियमों के अनुरूप 15 महीने में करेगा। अब एक नजर डालते हैं इस परियोजना के उद्देश्य पर। आधिकारिक बयान के अनुसार श्रद्धालुओं के लिए इस पवित्र स्थल पर इंफ्रास्ट्रक्चर में सुधार करने के उद्देश्य से स्वच्छता केंद्र का निर्माण होगा। इस परियोजना का निर्माण नेपाल भारत मैत्री विकास साझेदारी के तहत भारत के उच्च प्रभाव वाले सामुदायिक विकास योजना के तौर पर होगा। पशुपतिनाथ मंदिर में स्वच्छता केंद्र के निर्माण के लिए भारतीय दूतावास, नेपाल का संघीय मामला मंत्रालय, सामान्य प्रशासन और काठमांडू महानगरीय शहर के बीच एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए। ये मंदिर यूनेस्को विश्व धरोहर स्थल के तहत भी सूचीबद्ध है। ये जानकारी भारतीय दूतावास की ओर से जारी बयानों में दी गई है। चलिए आपको बताते हैं पशुपतिनाथ मंदिर के बारे में कुछ बातें। पशुपतिनाथ मंदिर नेपाल का सबसे बड़ा मंदिर परिसर है और बागमती नदी के दोनों तरफ फैला हुआ है, जहां हर दिन नेपाल और भारत से हजारों श्रद्धालु आते हैं। नेपाल के एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र बनने से पहले ये मंदिर राष्ट्रीय देवता भगवान पशुपतिनाथ का मुख्य निवास माना जाता था। ये मंदिर यूनेस्को विश्व सांस्कृतिक विरासत स्थल की सूची में सूचीबद्ध है। पशुपतिनाथ में आस्था रखने वालों को मंदिर परिसर में प्रवेश करने की अनुमति है। यह मंदिर नेपाल में शिव का सबसे पवित्र मंदिर माना जाता है। पशुपतिनाथ में शिवरात्रि का पर्व विशेष महत्व के साथ मनाया जाता है। वहीं स्वीडिश थिंक टैंक की ओर से SIPRI एयरबुक 2020 लॉन्च की गई। आपको बता दें, इस रिपोर्ट में ये बताया गया है कि भारत और चीन ने 2019 की तुलना में अपने परमाणु शस्त्रागार वृद्धि की है। 15 जून 2020 को स्वीडिश थिंक टैंक ने SIPRI एयरबुक 2020 लॉन्च की। इसके मुताबिक भारत और चीन ने 2019 की तुलना में अपने परमाणु शस्त्रागार में वृद्धि की है। इस रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत अपने परमाणु हथियार स्टॉक और परमाणु बुनियादी ढांचे का विस्तार कर रहा है। विमान भारत की परमाणु स्ट्राइक क्षमता का सबसे परिपक्व घटक है। भारत ने अपने विमानों को 48 परमाणु बम सौंपे हैं।
वहीं भारत अपने परमाणु परीक्षण का नौसेना घटक भी विकसित कर रहा है। वहीं थिंक टैंक का कहना है कि चीन पहली बार परमाणु त्रिकोण परीक्षण कर रहा है। इसने नई सी बेस्ड मिसाइलें और परमाणु सक्षम विमान तैयार किए हैं। चीन ने अपनी जमीन और समुद्र आधारित बैलिस्टिक मिसाइलों को संचालित करने के लिए 240 से अधिक वॉरहेड को सौंपा है। साथ ही चीन ने अपनी आत्मरक्षा के लिए परमाणु रणनीति अपनाई है। परमाणु हथियार रखने वाले सभी देशों ने अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण जारी रखा है। पिछले 1 वर्ष की अवधि में भारत और चीन अपने परमाणु शस्त्रागार का आधुनिकीकरण कर रहा है तथा इसके परमाणु शस्त्रागार में वर्ष 2019 में 290 वारहेड थे, जिनकी संख्या वर्ष 2020 में बढ़कर 320 हो चुकी है। चीन पहली बार एक तथाकथित न्यूक्लियर ट्राइड विकसित कर रहा है, जो जल, थल और वायु तीनों जगहों से परमाणु हमला करने में सक्षम होगी। वहीं भारत के परमाणु शस्त्रागार में वर्ष 2019 में 130 से 140 वॉरहेड थे, जिनकी संख्या वर्ष 2020 में 150 हो गई है। वहीं नजर डालते हैं भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान पर। पाकिस्तान भी अपने परमाणु अस्त्रों के आकार तथा विविधता में वृद्धि कर रहा है। इसके परमाणु अस्त्रों की संख्या वर्ष 2020 में 160 हो चुकी है। भारत की तुलना में चीन और पाकिस्तान दोनों देशों के पास बड़े परमाणु शस्त्रागार हैं। SIPRI के अनुसार दुनिया के 9 प्रमुख परमाणु सशस्त्र युक्त देशों में अमेरिका, ब्रिटेन, रूस, फ्रांस, भारत, पाकिस्तान, चीन, उत्तर कोरिया और इजराइल शामिल हैं। 2020 की शुरुआत में इन देशों के पास 13,400 परमाणु हथियार थे। इनमें से 3,720 परमाणु हथियारों को वर्तमान में तैनात किया गया है और 1,800 को उच्च परिचालन चेतावनी में रखा गया है। 2019 की तुलना में परमाणु हथियारों की संख्या में कमी मुख्य रूप से रूस और अमेरिका द्वारा सेवानिवृत्त परमाणु हथियारों के विघटन के कारण हुई है। अकेले अमेरिका और रूस के पास दुनिया के 90% परमाणु हथियार हैं। चलिए एक नजर डालते हैं कि SIPRI क्या है। स्टॉकहोम इंटरनेशनल पीस रिसर्च इंस्टीट्यूट यानी SIPRI 1966 में स्थापित एक स्वतंत्र अंतर्राष्ट्रीय संस्थान है, जो युद्ध तथा संघर्ष युद्धक सामग्रियों, हथियार नियंत्रण तथा निरस्तीकरण के क्षेत्र में शोध कार्य करती है। स्टॉकहोम स्थित आय संस्था नीति निर्माताओं, शोधकर्ताओं, मीडिया और इच्छुक लोगों को आंकड़ों का विश्लेषण और सुझाव उपलब्ध कराती है। वहीं सुप्रीम कोर्ट ने एक मामले की सुनवाई करते हुए एक बड़ी टिप्पणी दी है। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि आरक्षण मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि आज ये एक कानून है। क्या है ये पूरा मामला, देखिए ये रिपोर्ट। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण से जुड़े एक मामले में अनुच्छेद 32 के तहत दायर एक याचिका को खारिज कर दिया। अदालत ने ये कहा कि आरक्षण कोई मौलिक अधिकार नहीं है। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही आरक्षण से जुड़े कानूनों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। दरअसल तमिलनाडु के कई राजनीतिक पार्टियों ने केंद्र सरकार के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दायर की थी। याचिका में केंद्र सरकार के उस फैसले को चुनौती दी गई थी, जिसमें सरकार ने मेडिकल पाठ्यक्रमों में अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों को 50% आरक्षण न देने का फैसला लिया था। इसके अलावा इस याचिका में अभ्यर्थियों के लिए आरक्षण की भी मांग की गई थी। याचिका की सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 32 का उपयोग केवल मौलिक अधिकारों के उल्लंघन के दशा में ही किया जाना चाहिए और इस याचिका में पक्षकार ये बताएं कि किसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है, क्योंकि आरक्षण तो कोई मौलिक अधिकार है ही नहीं। वहीं अदालत के इस फैसले के बाद से ही आरक्षण संबंधी प्रावधानों को संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग जोर पकड़ने लगी है। आपको बता दें कि 9वीं अनुसूची में डालने से आरक्षण संबंधी कानूनों को न्यायिक समीक्षा के दायरे से बाहर रखने में मदद मिलेगी। 9वीं अनुसूची में केंद्र और राज्य कानूनों की एक ऐसी सूची शामिल होती है जिन्हें
न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। मौजूदा वक्त में संविधान की इस अनुसूची में कुल 284 कानून शामिल हैं। न्यायपालिका इन कानूनों की न्यायिक समीक्षा नहीं कर सकती, यानी इन्हें अदालत में चुनौती नहीं दी जा सकती। 9वीं अनुसूची को साल 1951 में पहले संविधान संशोधन के जरिए शामिल किया गया था। गौरतलब है कि संविधान की 9वीं अनुसूची में शामिल तमाम कानूनों को संविधान के ही अनुच्छेद 31B के तहत संरक्षण प्राप्त है। इस अनुसूची की एक खास बात और है कि अगर किसी कानून को न्यायपालिका द्वारा असंवैधानिक करार दे दिया गया हो और अगर उसके बाद उस कानून को 9वीं अनुसूची में डाल दिया गया तो वो कानून संवैधानिक माना जाने लगता है। शुरुआत में पहले संविधान संशोधन के जरिए 9वीं अनुसूची में कुल 13 कानून शामिल किए गए थे। उसके बाद संविधान में कई संशोधन हुए और अब तक कुल कानूनों की संख्या 284 हो गई। शुरुआत में 9वीं अनुसूची लाने का मकसद भारत में भूमि सुधार कानूनों को लागू करवाना था, लेकिन जब भारत में भूमि सुधार शुरू हुए तो इससे जुड़े कानूनों को मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और बिहार के अदालतों में चुनौती दी गई और बिहार में एक अदालत ने इसे अवैध घोषित कर दिया। ऐसे में सरकार के सामने बड़ी मुश्किल पैदा हो गई और सरकार ने भूमि सुधार कानूनों को लागू करवाने के लिए पहला संविधान संशोधन करने का फैसला लिया। इस तरह संविधान संशोधन के जरिए 9वीं अनुसूची बनाई गई। 8 मई 1951 को तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने संसद में प्रथम संविधान संशोधन विधेयक पेश किया था। उसके बाद 18 जून 1951 को राष्ट्रपति की मंजूरी के बाद ये विधेयक पूरी तरह कानून बन गया। अप्रैल 1973 में 9वीं अनुसूची को लेकर अदालत का एक काफी ऐतिहासिक फैसला आया। दरअसल 24 अप्रैल 1973 को सर्वोच्च न्यायालय के केशवानंद भारती मामले में आए फैसले के बाद ये साफ हो गया कि 9वीं अनुसूची में शामिल कानूनों की भी न्यायिक समीक्षा हो सकती है। अदालत ने अपने फैसले में कहा कि 9वीं अनुसूची के तहत कोई भी कानून अगर मौलिक अधिकारों या संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है तो उसकी न्यायिक समीक्षा की जा सकती है। न्यायपालिका ने स्पष्ट कर दिया कि किसी भी कानून को बनाने और इसकी वैधानिकता तय करने की शक्ति केवल विधायिका या कार्यपालिका पर नहीं छोड़ी जा सकती। अगर संसद कानून बनाता है तो उस कानून की व्याख्या करने और उसकी समीक्षा करने की शक्ति न्यायालय के ही पास रहेगी। लेकिन किसी भी कानून की समीक्षा तभी की जा सकती है जब वो कानून मूल अधिकारों या फिर संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन होता हो। हाल ही में पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज लॉन्च किया है। हाल ही में बीते सोमवार को देश का पहला राष्ट्रीय स्तर पर ऑनलाइन डिलीवरी पर आधारित गैस ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म इंडियन गैस एक्सचेंज लॉन्च होने के साथ भारत में गैस की ट्रेडिंग शुरू हो गई। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से इस प्लेटफॉर्म को लॉन्च करने के साथ इस पर कारोबार का शुभारंभ किया। एक नजर डालते हैं इंडियन गैस एक्सचेंज यानी IGX पर। IGX प्राकृतिक गैस के वितरण के लिए एक डिलीवरी आधारित ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म होगा। इंडियन गैस एक्सचेंज को भारत के ऊर्जा बाजार प्लेटफॉर्म के पूर्ण स्वामित्व वाले IEX की अनुषंगी के तौर पर शामिल किया गया है। ये प्लेटफॉर्म ग्राहकों को निर्बाध ट्रेडिंग अनुभव प्रदान करने के लिए पूरी तरह से वेब आधारित इंटरफेस के साथ स्वचालित है। IGX की कार्यविधि। IGX एक डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म है जिस पर प्राकृतिक गैस के खरीदारों और विक्रेताओं को स्पॉट मार्केट तथा फॉरवर्ड मार्केट में व्यापार करने की अनुमति दी जाएगी। शुरुआत में प्राकृतिक गैस के 3 मुख्य केंद्रों गुजरात के हजीरा तथा दाहेज एवं आंध्र प्रदेश के काकीनाडा को IGX डिजिटल ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म से जोड़ा जाएगा। आयातित तरलीकृत प्राकृतिक गैस का पुनः गैसीकरण किया जाएगा और IGX के माध्यम से बेचा जाएगा। प्राकृतिक रूप से उत्पादित प्राकृतिक गैस की कीमत सरकार द्वारा तय की जाती है। इसे गैस एक्सचेंज पर नहीं बेचा जाएगा। पिछले 2 वित्तीय वर्षों से प्राकृतिक गैस का घरेलू उत्पादन कम हो रहा है। इसका कारण प्राकृतिक गैस के वर्तमान स्रोतों की उत्पादकता में कमी होना बताया गया है।
वर्तमान में घरेलू रूप से उत्पादित प्राकृतिक गैस का उत्पादन देश की प्राकृतिक गैस की खपत के आधे से भी कम है। देश में प्राकृतिक गैस की खपत को तरलीकृत प्राकृतिक गैस के आयात से पूरा किया जाएगा। इस संदर्भ में भारत सरकार द्वारा ऊर्जा की टोकरी में प्राकृतिक गैस के अनुपात को वर्ष 2018 के 6.2% से बढ़ाकर वर्ष 2030 तक 15% करने का निर्णय लिया गया है। एक नजर डालते हैं इससे होने वाले फायदों पर। इससे राष्ट्र को प्राकृतिक गैस के मुक्त बाजार मूल्य निर्धारण की दिशा में कदम बढ़ाने में मदद मिलेगी। बाजार संचालित मूल्य निर्धारण प्रणाली होने से IGX गैस के लिए मुक्त बाजार साकार करने की दिशा में बड़ी भूमिका निभाएगा। ये विविध स्रोतों से गैस के उत्पादन और दुनिया के विभिन्न हिस्सों से LNG के आयात से लेकर पारदर्शी मूल्य व्यवस्था तक पूरी ऊर्जा मूल्य श्रृंखला को पूर्ण करेगा। प्राकृतिक गैस उपलब्ध जीवाश्म ईंधनों में सबसे स्वच्छ जीवाश्म ईंधन यानी फॉसिल फ्यूल्स होती है। इसका उपयोग उर्वरक, प्लास्टिक और अन्य व्यावसायिक रूप से महत्वपूर्ण कार्बनिक रसायनों निर्माण में फीड स्टॉक के रूप में किया जाता है और साथ ही बिजली उत्पादन के लिए ईंधन के रूप में औद्योगिक और वाणिज्यिक इकाइयों में हीटिंग के लिए उपयोग किया जाता है। आपको बता दें, प्राकृतिक गैस का उपयोग घरों में खाना पकाने तथा परिवहन ईंधन के लिए भी किया जाता है। वहीं ट्राइफाइड द्वारा एक वेबिनार का आयोजन किया गया। इस वेबिनार में ये बताया गया कि PM वन धन योजना कवरेज को अब पहले के मुकाबले बढ़ा दिया गया है। देखिए ये रिपोर्ट। प्रकृति के अभूतपूर्व संकट और कोविड-19 महामारी से पैदा हुई चुनौतियों से निपटने के लिए PM वन धन कवरेज को बढ़ाकर 50,000 वन धन SHGs कर दिया गया है। आदिवासी संग्रहकर्ताओं का कवरेज 3 गुना बढ़ाकर 10 लाख करने का प्रस्ताव है। आपको बता दें, ट्राइफेड यानी आदिवासी सहकारी विपणन विकास फेडरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड जनजातीय कार्य मंत्रालय ने वन धन स्टार्टअप के लिए बीते 15 जून को वेबिनार के माध्यम से मीडिया ब्रीफिंग आयोजित की। आपको बता दें, इस वेबिनार का शीर्षक वन धन ट्राइबल स्टार्टअप्स ब्लूम इन इंडिया था। इस वेबिनार के दौरान ये बताया गया कि वन धन योजना के कवरेज को 18,000 SHG से बढ़ाकर 50,000 SHG किया जाएगा। इसे वन धन स्टार्टअप कार्यक्रम के माध्यम से प्राप्त किया जाएगा। आपको बता दें, इस योजना में वन धन स्वयं सहायता समूह का विस्तार किया जाएगा और इसमें 10 लाख आदिवासी लोगों को कवर करने की योजना है। इसका उद्देश्य लघु वनोपज के संदर्भ में जनजातीय परिस्थितिकी तंत्र को अगली अमूल क्रांति के रूप में बदलना है। साथ ही अनुच्छेद 275(1) के तहत जनजातीय कार्य मंत्रालय के कोविड-19 राहत योजना के माध्यम से आदिवासी संग्रहकर्ताओं के कवरेज को तिगुना 10 लाख करना है। वहीं राज्यवार ब्यौरा भी प्रस्तुत किया गया, जिसमें दिखाया गया कि कैसे राज्य इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। 2019 में शुरू होकर स्टार्टअप्स तेजी से सभी 22 राज्यों में फैल गया। आपको बता दें, भारत सरकार ने प्रत्येक वन धन विकास कार्यक्रम केंद्र को 15 लाख रुपए आवंटित किए हैं। इन केंद्रों पर अब तक 25% से 30% अनुदान खर्च किया जा चुका है। आपको बता दें, वन धन योजना के तहत अब तक 1205 जनजातीय उद्यम स्थापित किए गए हैं। शुरू की गई स्टार्टअप योजना में 10 लाख आदिवासी लोग कवर किए गए हैं। तो चलिए फटाफट से नजर डालते हैं इंडिया दिस वीक कार्यक्रम के सेगमेंट राउंड अप पर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ग्रामीण भारत में आजीविका के अवसरों को बढ़ावा देने के लिए 20 जून 2020 को गरीब कल्याण रोजगार अभियान करेंगे लॉन्च। प्रधानमंत्री कार्यालय ने इसकी जानकारी देते हुए कहा कि 6 राज्यों में 116 जिलों में 125 दिनों का यह अभियान प्रवासी श्रमिकों की सहायता के लिए मिशन मोड में काम करने के लिए है। इस अभियान के तहत 50,000 करोड़ रुपए के सार्वजनिक कार्य कराए जाएंगे। बता दें, कोरोना महामारी के समय लाखों की संख्या में प्रवासी मजदूर महानगरों से वापस लौटकर अपने गृह राज्य या जिले में आए हैं। ऐसे में उनके लिए रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना महत्वपूर्ण चुनौती है। यह अभियान 12 विभिन्न मंत्रालयों, विभागों, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, सड़क परिवहन एवं राजमार्ग, खान, पेयजल और स्वच्छता, पर्यावरण, रेलवे, पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस,
नई और नवीकरणीय ऊर्जा, सीमा सड़क, दूरसंचार और कृषि का एक समन्वित प्रयास होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए 18 जून 2020 को 41 कोयला ब्लॉक की नीलामी के लिए प्रक्रिया की शुरुआत की। सरकार के इस कदम से देश का कोयला क्षेत्र निजी कंपनियों के लिए खुल जाएगा। प्रधानमंत्री ने अपने संबोधन में खनन क्षेत्र में आत्मनिर्भरता हासिल करने के लिए अपने दृष्टिकोण को रखा। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि 130 करोड़ भारतवासियों का संकल्प है कि हमें आत्मनिर्भर भारत बनना ही है। प्रधानमंत्री मोदी के मुताबिक साल 2030 तक लगभग 100 मिलियन टन कोयले की गैसीफाई करने का लक्ष्य रखा गया है। केंद्र ने पहले ही 4 परियोजनाओं की पहचान कर ली है और उनमें लगभग 20,000 करोड़ रुपए का निवेश किया जाएगा। आपको बता दें, कोयला मंत्रालय के अनुसार इन कोयला ब्लॉक की वाणिज्यिक खनन में अगले 5 से 7 साल में लगभग 33,000 करोड़ रुपए का निवेश अनुमानित है। ये ब्लॉक राज्य सरकारों को सालाना 20,000 करोड़ रुपए का राजस्व देंगे। खनन क्षेत्र बिजली, इस्पात, एल्यूमीनियम, स्पॉन्जी आयर जैसे कई बुनियादी उद्योगों के लिए कच्चे माल का मुख्य स्रोत है। भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में हुआ शामिल। भारत ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बतौर संस्थापक सदस्य के रूप में शामिल हो गया है। GPAI को अमेरिका, ब्रिटेन, यूरोपीय संघ, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, मेक्सिको, न्यूजीलैंड, कोरिया गणराज्य, सिंगापुर सहित भारत जैसे प्रमुख अर्थव्यवस्थाओं के समूह द्वारा लॉन्च किया गया है। ग्लोबल पार्टनरशिप ऑन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी GPAI को पेरिस में आर्थिक सहयोग और विकास संगठन में स्थित सचिवालय तथा मॉन्ट्रियल और पेरिस में एक विशेषज्ञता केंद्र सहित 2 विशेषज्ञता केंद्रों द्वारा सहायता प्रदान की जाएगी। इंटेक के मुताबिक ओडिशा की महानदी में 500 वर्ष पुराना 60 फीट का डूबा हुआ मंदिर मिला। महानदी घाटी में मौजूद ऐतिहासिक विरासत का दस्तावेजीकरण कर रहे विशेषज्ञों ने ये जानकारी दी। ओडिशा में इंडियन नेशनल ट्रस्ट फॉर आर्ट एंड कल्चर हेरिटेज के परियोजना समन्वयक अनिल धीर ने बताया कि 60 फीट ऊंचा मंदिर माना जा रहा है। ये करीब 500 साल पुराना है और हाल में परियोजना के तहत इसका पता लगाया गया। अब तक इंटेक ने दस्तावेजीकरण परियोजना के तहत महानदी में मौजूद 65 प्राचीन मंदिरों का पता लगाया है। विश्व प्रतिस्पर्धात्मक सूचकांक 2020 में भारत का 43वां रैंक। इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट डेवलपमेंट ने हाल ही में विश्व प्रतिस्पर्धी सूचकांक जारी किया है। भारत ने इस सूचकांक 43वां स्थान हासिल किया है। 2019 में भारत 43वें स्थान पर था। 2017 में भारत 45वें रैंक तक फिसल गया था और 2018 में 44वें स्थान पर पहुंच गया था। भारत की निरंतर निम्न रैंकिंग मुख्य रूप से खराब बुनियादी ढांचे और अपर्याप्त शिक्षा निवेश के कारण है। हाल ही में केंद्र सरकार ने आरोग्य पथ नाम से हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया। CSIR ने नेशनल हेल्थ केयर सप्लाई चेन पोर्टल लॉन्च किया है, जिसे आरोग्य पथ नाम दिया गया है। इसका मुख्य उद्देश्य वास्तविक समय पर महत्वपूर्ण स्वास्थ्य आपूर्ति की उपलब्धता प्रदान करना है। यह आरोग्य पथ निर्माताओं, आपूर्तिकर्ताओं और ग्राहकों की मदद करेगा। स्वास्थ्य देखभाल संबंधी सामानों की एक ही जगह उपलब्धता प्रदान करने वाला ये एकीकृत सार्वजनिक मंच ग्राहकों को रोज महसूस किए जाने वाले कई मुद्दों से निपटने में मददगार साबित हो सकता है। प्रतिवर्ष 18 जून को ऑटिस्टिक प्राइड डे मनाया जाता है। इसके द्वारा ऑटिज्म को एक रोग नहीं बल्कि एक भिन्नता के रूप में स्वीकार करना है। ऑटिज्म अथवा ऑटिज्म स्पेक्ट्रम डिसऑर्डर एक किस्म का विकासात्मक विकार है। इससे संबंधित चिन्ह अभिभावकों को बच्चे के जीवन के शुरुआती 3-4 वर्ष के अंदर पता चल जाते हैं। ऑटिज्म से प्रभावित बच्चे सामाजिक व्यवहार तथा संचार में कुछ कठिनाइयां अनुभव करते हैं और वो अक्सर बार बार दोहराने वाले कार्य करते हैं। पुणे के रेलवे स्टेशन ने रोबोट कैप्टन अर्जुन लॉन्च किया। रेलवे सुरक्षा बल ने हाल ही में कैप्टन अर्जुन नामक एक रोबोट लॉन्च किया है। रोबोट कैप्टन अर्जुन को रेलवे स्टेशनों पर स्क्रीनिंग और निगरानी तेज करने के लिए लॉन्च किया गया है। इस सेंट्रल रेलवे के तहत संचालित रेलवे सुरक्षा बल द्वारा इसे लॉन्च किया गया है। विज्ञप्ति में कहा गया है कि अगर यात्री के शरीर सामान्य से अधिक हैं तो ये रोबोट अलार्म बजा देता है। ये ध्वनि और वीडियो के जरिए संवाद करता है।
खड़गपुर IIT संस्थान के शोधकर्ताओं ने सार्वजनिक स्थानों पर सामाजिक दूरियों की निगरानी हेतु एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस आधारित साइबर फिजिकल प्रणाली विकसित की। IIT शोधकर्ताओं द्वारा विकसित डिवाइस सामाजिक दूरी मानदंडों का उल्लंघन होने पर अलर्ट करेगी। संस्थान के शोधकर्ताओं ने सस्ती और आसानी से सुलभ हार्डवेयर सामग्री का उपयोग करके इस डिवाइस को डिजाइन किया है। 16 जून 2020 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय ने बीमा विनियामक विकास प्राधिकरण और केंद्र सरकार को मानसिक बीमारी के लिए स्वास्थ्य बीमा प्रदान करने के लिए नोटिस जारी किया। 2018 में IRDA ने एक सर्कुलर जारी कर सभी बीमा कंपनियों को मेंटल हेल्थ केयर एक्ट का पालन करने को कहा था। इस अधिनियम के अनुसार मानसिक बीमारी स्वास्थ्य बीमा के तहत शामिल है। साथ ही बीमा कंपनियों को अपनी स्वास्थ्य बीमा पॉलिसियों के तहत मानसिक बीमारी को शामिल करना अनिवार्य है। आपको बता दें, अधिनियम ने सभी बीमा कंपनियों के लिए अपने कानून प्रावधानों का पालन करना अनिवार्य कर दिया था। इसे मेंटल हेल्थ केयर एक्ट की धारा 21 के तहत शामिल किया गया है। हालांकि ये अभी भी व्यापक रूप से लागू नहीं किया गया है। आपको बता दें, ये पूरा मामला अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद मानसिक बीमारी पर विस्तृत चर्चा की जा रही है। भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा बैंकों के पूर्णकालिक निदेशकों और मुख्य कार्यकारी अधिकारियों के लिए प्रस्तावित ऊपरी आयु सीमा 70 वर्ष कर दी गई है। आपको बता दें, भारतीय रिजर्व बैंक ने बैंकों के प्रवर्तक समूह से संबंध रखने वाले मुख्य कार्यकारी अधिकारियों और पूर्णकालिक निदेशकों की ऊपरी आयु सीमा 70 वर्ष तय करने का प्रस्ताव रखा है। RBI ने उन व्यक्तियों के लिए अधिकतम 10 वर्षों का कार्यकाल भी प्रस्तावित किया है जो बैंकिंग क्षेत्र में शासन को बढ़ाने के लिए प्रवर्तक समूह से संबंधित है। आपको बता दें, केंद्रीय बैंक ने CEO WTD के लिए आंतरिक नीति के रूप में कम आयु सीमा निर्धारित करने के लिए व्यक्तिगत बैंकों के लिए एक खंड प्रदान किया है। अरुणाचल प्रदेश में मछली की एक नई प्रजाति पता चली है जिसका नाम सीजोथोरेक्स सेकुस इरमेंसिस रखा गया है। इस नई मछली प्रजातियों की खोज डॉक्टर केशव कुमार झा ने की है। आपको बता दें, वो पासीघाट के जवाहरलाल नेहरू कॉलेज में प्रोफेसर, प्राध्यापक और प्राणी विज्ञान विभाग प्रमुख हैं। उन्होंने सीजोथोरेक्स से एक नई मछली प्रजाति की खोज की। आपको बता दें, सीजोथोरेक्स सेकुस इरमेंसिस मछली प्रजाति की खोज पूर्वी सियांग जिले के मीबो सर्कल में गांकन क्षेत्र के पास सीरुम नदी के संगम पर की गई है। इसका नाम सीकू और सीरुम नदियों के नाम पर रखा गया है। वर्ल्ड विंड डे हर साल 15 जून को मनाया जाता है। ये दिन दुनिया भर में पवन ऊर्जा का उपयोग और उसकी शक्ति के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाने के लिए मनाया जाता है, जो ऊर्जा का एक प्राकृतिक रूप है। आपको बता दें, और ये उन सभी तरीकों पर भी प्रकाश डालता है जो पवन ऊर्जा प्रणालियों को आकार देने में मदद करता है और ये किस प्रकार से समाज में आर्थिक और अन्य विकास को प्रोत्साहित करता है। आपको बता दें, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के अध्यक्ष मॉर्टन डायरहोम हैं, वहीं ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के CEO बेन बैकवेल हैं। वहीं आपको बता दें, ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल का मुख्यालय ब्रुसेल, बेल्जियम में है। वर्ल्ड विंड डे, जिसे ग्लोबल विंड डे के रूप में भी जाना जाता है। तो ये थी इस हफ्ते की तमाम महत्वपूर्ण खबरें। अगले हफ्ते आपसे फिर मुलाकात होगी। बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।